विद्यार्थियों, अपना पाठ चल रहा था चौथा, जिसमें हम मुस्लिम आक्रमणों को जान रहे थे। मुस्लिम आक्रमणों में अभी अपना चल रहा है तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में हमने महमूद गजनवी के आक्रमण को पढ़ा। इसके बाद में अभी हम जान रहे हैं मोहम्मद गोरी के आक्रमण को। मोहम्मद गोरी के छोटे बड़े आक्रमण तो 1172 के आसपास से शुरू हो गए, लेकिन मोहम्मद गोरी का भारत पे जो मुख्य आक्रमण हुआ वो 1191 और 92 में लड़ा गया। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत का शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, जो दिल्ली और अजमेर का हिंदू शासक था। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ। ये भारत का पहला बड़ा तुर्क आक्रमण था, जिसके बारे में हम जान रहे हैं। कल हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में अधिक जानकारियां ली, आज हम उससे आगे जानेंगे। कल हमने लास्ट में जाना था कि पृथ्वीराज चौहान संपूर्ण भारत का सम्राट बनना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने दिग्विजय की नीति का अनुसरण किया। दिग्विजय की नीति के तहत उसने अपने पूर्व में स्थित कन्नौज राज्य के शासक जयचंद से भी युद्ध किया। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच में शत्रुता थी। इस शत्रुता के चलते ही जयचंद पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना चाहता था। हालांकि स्वयं जयचंद युद्ध लड़के पृथ्वीराज चौहान को नहीं हरा सकता था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान काफी शक्तिशाली शासक था। तो जयचंद एक सही समय की प्रतीक्षा करने लगा और सही समय आने पर उसने मोहम्मद गोरी को भारत में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध करने का आमंत्रण दिया, जिसके चलते ही मोहम्मद गोरी भारत पे आक्रमण करने के लिए आते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे कि पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज का शासक गहरवाल वंश का शासक था जयचंद। इस जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के ऊपर युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया था। जयचंद गढ़वाल वंश का शासक था और कन्नौज पर राज करता था। पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच में जो शत्रुता थी, इसके अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कारण बताते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो इसके कारण हमारे सामने आते हैं वो दो हैं। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच शत्रुता के कारण मुख्य रूप से दो बताए गए हैं। इनमें पहला कारण था कन्नौज पर अधिकार और दूसरा कारण था जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह। कन्नौज के शासक जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुआ, जो शत्रुता थी, उस शत्रुता के मुख्यतः दो कारण बताए गए हैं। पहला कारण था कन्नौज पर अधिकार। दिल्ली के पूर्व में एक प्रमुख राज्य था जिसका नाम कन्नौज था। कन्नौज अपनी कृषि और धन संपदा के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध था। कन्नौज को लेकर पहले भी भारतीय शासकों में लड़ाइयां होती रही थी। जब पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई तो उसका कन्नौज पर अधिकार करना आवश्यक हो गया। तो पृथ्वीराज चौहान कन्नौज जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था। उधर दूसरी तरफ कन्नौज का शासक जयचंद अपने क्षेत्र को बचाना चाहता था। इस बात को लेकर भी दोनों के बीच में शत्रुता हुई। तो इतिहासकार इस कारण को ज्यादा महत्व देते हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध ग्रंथ है
पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई नाम की कवि हैं, उनकी रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई नाम के कवि थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार के राजकवि थे। चंद्रवरदाई ने ही हिंदी भाषा में पृथ्वीराज रासो नाम का ग्रंथ लिखा। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ भारत में हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। यह महाकाव्य चंद्रवरदाई ने लिखा। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार का राजकवि था। राजकवि के साथ साथ चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान का सलाहकार और एक घनिष्ठ मित्र भी था। चंद्रवरदाई ने अपनी प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो लिखी। पृथ्वीराज रासो से हमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिलती है। इसी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में दूसरे कर्ण को प्रमुखता से बताया गया। चंद्रवरदाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में बताते हैं कि कन्नौज के शासक जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में शत्रुता का जो मुख्य कारण था वो था जयचंद की पुत्री से, जिसका नाम सहयोगिता था, उससे पृथ्वीराज चौहान का विवाह करना। तो यहाँ हम इस कारण पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। कई बार पृथ्वीराज चौहान के सहयोगिता से विवाह की जो कहानी है उससे संबंधित प्रश्न भी आता है। तो इस दूसरे कारण पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा कारण था जयचंद की पुत्री सहयोगिता से विवाह करना। तो यह जानकारी केवल पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से ही मिलती है। भारत के कुछ इतिहासकार इस कारण को सही मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार इस कारण को नहीं मानकर पहले कारण पर अधिक जोर देते हैं। तो यहाँ हम दूसरे कारण को विस्तार से जान रहे हैं। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की पुत्री सहयोगिता के बीच में पुराने समय से ही प्रेम संबंध थे और दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन अपनी पुरानी शत्रुता के कारण पूर्वजों के समय से ही कन्नौज और दिल्ली के शासकों के बीच शत्रुता चलती आ रही थी। इस शत्रुता के कारण जयचंद अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान से नहीं करना चाहता था। एक समय में जयचंद ने कन्नौज में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और उस राजसूय यज्ञ में ही अपनी पुत्री सहयोगिता का स्वयंवर भी रख दिया। इस स्वयंवर में भारत के सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने की दृष्टि से जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर में नहीं बुलाया। सहयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया गया। जब सहयोगिता के स्वयंवर की जानकारी पृथ्वीराज चौहान को मिली तो पृथ्वीराज चौहान एक सेना लेकर कन्नौज की तरफ कूच कर गया। केवल आमंत्रित करना ही नहीं, इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान का और अधिक अपमान करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर का जो मुख्य द्वार था उस मुख्य द्वार पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति भी बनवा दी द्वारपाल के रूप में। द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनाकर स्वयंवर के मुख्य दरवाजे पर लगा दी गई पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए। जब स्वयंवर का आयोजन किया गया और सहयोगिता के हाथ में वरमाला दी गई तो सहयोगिता ने अपने प्रेम संबंध के चलते पृथ्वीराज चौहान की जो द्वारपाल की मूर्ति थी उस द्वारपाल की मूर्ति के गले में ही अपनी वरमाला डाल दी, जिससे दरबार स्वयंवर में बैठे अन्य राजा महाराजा काफी आश्चर्यचकित रहे। थोड़े समय बाद ही पृथ्वीराज चौहान सेना लेकर स्वयंवर में पहुंचे और उन्होंने बलपूर्वक सहयोगिता का अपहरण कर लिया
और अपहरण करके वो उसे दिल्ली ले आए और यहीं पर उन्होंने सहयोगिता से विवाह किया। इस बात से जयचंद काफी ज्यादा नाराज हुआ और जयचंद के बीच में पृथ्वीराज को लेकर काफी ज्यादा शत्रुता का भाव आ गया। जयचंद ने उसी दिन से पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करना या उसको हराने की कसम खाई और उसको हराने के लिए वचनबद्ध हुआ। जयचंद स्वयं पृथ्वीराज चौहान से युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि जयचंद पृथ्वीराज चौहान की सेना के सामने बिल्कुल कमजोर सा शासक था। तो जयचंद एक सही मौके की तलाश में रहा। जब उसे पता चला कि गजनी का शासक मोहम्मद गोरी भारत की तरफ कूच कर रहा है, भारत के कुछ क्षेत्रों पर उसने अधिकार कर लिया है, तो जयचंद स्वयं पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के पास गया और मोहम्मद गोरी को यह आश्वासन दिया कि आप भारत पर आक्रमण करें। भारत का जो मुख्य क्षेत्र है दिल्ली, वो काफी धन संपन्न क्षेत्र है, तो आप दिल्ली पर अधिकार करके भारत पे राज करें। इस कार्य में जयचंद ने मोहम्मद गोरी को सेना की सहायता देने का आश्वासन भी दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जयचंद के कहने पर ही मोहम्मद गोरी ने भारत पर या पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था, जिसके पीछे मुख्य रूप से दो कारण हमारे सामने हैं। पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच जो शत्रुता थी, उस शत्रुता के दो कारण हैं। इन दो कारणों के चलते ही जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद गोरी को भारत में आमंत्रित किया और उस आमंत्रण को लेकर ही या उस आमंत्रण की वजह से ही मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय उत्तरी भारत का सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान था। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध को हम विस्तार से जानते हैं। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य संघर्ष। में 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गजनी का शासक बना। 1175 में गजनी का शासक बनने के बाद में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत के मुल्तान क्षेत्र पर अधिकार किया। उसके बाद में गुजरात और सियालकोट, इन क्षेत्रों पर मोहम्मद गोरी ने अधिकार कर लिया। सियालकोट पर अधिकार करने के बाद में मोहम्मद गोरी लाहौर तक पहुंच गया। लाहौर पर अधिकार कर लिया। लाहौर पर अधिकार हो जाने के बाद में मोहम्मद गोरी बड़ी सेना के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ता गया। लाहौर के बाद से ही पृथ्वीराज चौहान का राज्य क्षेत्र शुरू हो गया। तो पृथ्वीराज चौहान के कुछ किलों पर मोहम्मद गोरी ने अधिकार करने के लिए युद्ध किया। तो उन किलों को लेकर पृथ्वीराज चौहान की सेना और मोहम्मद गोरी के बीच में कई लड़ाइयां हुई। हर लड़ाई में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज की सेना से पराजित हुआ और वापस लाहौर की तरफ लौट गया। इसमें पृथ्वीराज रासो
पृथ्वीराज रासो नाम के ग्रंथ में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 21 बार युद्ध का वर्णन मिलता है। अमीर महाकाव्य, अमीर महाकाव्य में 7 बार युद्ध का उल्लेख है। ग्यारह और 92 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में मुख्य लड़ाइयां हुई। इन मुख्य लड़ाइयों से पहले भी कुछ किलों को लेकर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हो चुके थे। उन युद्धों के बारे में पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में तो 21 बार दोनों के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है और अमीर महाकाव्य ग्रंथ में 7 बार युद्ध का उल्लेख मिलता है। हर बार ही मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित हुआ, लेकिन इन दोनों के बीच में जो मुख्य युद्ध हुआ वो 1191 में हुआ। मुख्य युद्ध, इस युद्ध को कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो पहला मुख्य युद्ध हुआ वो 1191 में हुआ। यह युद्ध तराइन के मैदान में हुआ, इसलिए इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सेना के बीच में मोहम्मद गोरी ने लाहौर पर अधिकार किया। लाहौर पर अधिकार करने के बाद में वो तवरहिंद पर भी उसने अधिकार कर लिया। तवरहिंद पर अधिकार करने के बाद में मोहम्मद गोरी तराइन तक पहुंच गया। लाहौर पर अधिकार करके उसने तवरहिंद पर अधिकार किया। ये तवरहिंद पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य का ही हिस्सा था। तवरहिंद पर अधिकार करने के बाद मोहम्मद गोरी तराइन के मैदान तक पहुंच गया। तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी की सेना आकर डट गई। जब इस बात की खबर पृथ्वीराज चौहान को लगी तो पृथ्वीराज चौहान स्वयं एक बड़ी सेना लेकर तराइन के मैदान में जा डटा और 1191 में मोहम्मद गोरी जो एक तुर्क आक्रमणकारी था उसके बीच और पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली में भारत का एक शक्तिशाली हिंदू शासक था उसके बीच 1191 में तराइन के मैदान में प्रथम तराइन का युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना काफी शक्तिशाली सेना थी। इस वजह से इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गोरी घायल होकर वापस लाहौर लौट गया। तराइन के युद्ध में मिली हार से मोहम्मद गोरी काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसने पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने का निश्चय किया। 1 वर्ष के बाद में ही संपूर्ण तैयारी करके मोहम्मद गोरी दोबारा से 1192 में उसी तराइन के मैदान में वापस आकर डट गया। तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। यह युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की सेना के बीच में ही हुआ। प्रथम युद्ध में पराजित होने के बाद में मोहम्मद गोरी प्रथम युद्ध में पराजित हो गया। प्रथम युद्ध में पराजित होने के बाद में मोहम्मद गोरी 1192 में तराइन के मैदान में दूसरा युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। यह युद्ध भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से खुली टक्कर न लेकर छल कपट का सहारा लिया, क्योंकि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उस युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान की वीरता और उसकी कौशल को देख चुका था।
इससे उसे आभास हो गया था कि पृथ्वीराज चौहान स्वयं एक शक्तिशाली योद्धा है और उसकी सेना बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली सेना है, उसको सामने से हराना सरल नहीं होगा। तो पृथ्वीराज चौहान की सेना को हराने के लिए अब की बार मोहम्मद गोरी ने सामने से टक्कर नहीं लेकर छल कपट का सहारा किया। छल कपट के तहत तराइन के मैदान में डटने के बाद में जब पृथ्वीराज चौहान को खबर मिली कि मोहम्मद गोरी दोबारा से तराइन के मैदान में आ डटा है, तो अब की बार पृथ्वीराज चौहान वापस से तराइन के मैदान में आकर डट गया। युद्ध होने से पहले ही मोहम्मद गोरी ने छल कपट दिखाया और पृथ्वीराज चौहान के पास एक दूत भेजा। दूत के द्वारा कहलाया गया कि मोहम्मद गोरी अब की बार पृथ्वीराज चौहान से युद्ध नहीं करना चाहता, वो केवल शांति वार्ता करने के लिए ही तराइन में आया है। जब पृथ्वीराज चौहान को शांति वार्ता की खबर मिली, शांति वार्ता की बात बताई गई, तो पृथ्वीराज चौहान निश्चित हो गया और उसने अपनी सेना को आराम करने का हुक्म दिया। तो इस प्रकार छल कपट के सहारे से उसने झूठी बात कही और पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल निस्फिकर हो गया। उसी रात मध्य रात्रि के समय 3 बजे के आसपास का समय था, उस समय मोहम्मद गोरी ने धोखे से चौहानों की सोती हुई सेना पर आक्रमण कर दिया। तो इस प्रकार अचानक से हुए आक्रमण से चौहान सेना काफी भयभीत हुई और उनमें भगदड़ मच गई। इस भगदड़ का फायदा उठाकर ही दूसरे मोर्चे से मोहम्मद गोरी ने दोबारा आक्रमण कर दिया। तो पृथ्वीराज चौहान की सेना को चारों तरफ से घेर लिया गया। तो इस प्रकार छल कपट का सहारा लेकर धोखे से पृथ्वीराज चौहान की सेना को रात्रि के समय घेर कर हरा दिया गया। तो उस धोखे में आने की वजह से 1192 में तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हो गई। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हो गई। हार हो जाने के बाद में पृथ्वीराज चौहान और उसका जो राज्य कवि था चंद्रवर्दाई, उन दोनों को सिरसा नामक स्थान पर, सिरसा नामक स्थान पर सरस्वती क्षेत्र में बंदी बना लिया गया। हारने के बाद में पृथ्वीराज चौहान को सिरसा नामक स्थान पर सरस्वती क्षेत्र में बंदी बना लिया गया। उनके साथ उनके राज्य कवि चंद्रवर्दाई भी थे, जिनको भी बंदी बना लिया गया। इसके बाद में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद उनको बंदी बना लिया गया और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान और उसके राज्य कवि चंद्रवर्दाई को लेकर गजनी चले गए। अब यहाँ पर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में तराइन के मैदान में ही मार दिया गया, जबकि कुछ इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में नहीं मारा गया, जबकि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया गया और उसको मोहम्मद गोरी अपने साथ गजनी ले गए और वहां पर उसको जेल खाने में डाल दिया गया। पृथ्वीराज रासो नाम का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भी यही जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवर्दाई दोनों को गजनी ले जाया गया और वहां जेल में बंद कर दिया गया।
उसके बाद ये बताया गया है इस ग्रंथ में कि एक समय में पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया और मोहम्मद गोरी के सामने दरबार में प्रस्तुत किया गया। पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे, वो आवाज पर बाण चलाना जानते थे। तो आंखें नहीं होने या अंधे होने के बावजूद भी उन्होंने मोहम्मद गोरी पर निशाना लगाया और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासों में हमें पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गोरी की मृत्यु करने या उनको मारने से संबंधित जानकारी मिलती है। अब हम जानेंगे तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के या पराजय के कारण तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में और द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार या जो पराजय हुई उसके कारण क्या थे, उन कारणों पर हम चर्चा करते हैं। तो कारणों में पहला कारण हमारे सामने आता है पृथ्वीराज चौहान द्वारा पड़ोसी राज्यों से शत्रुता रखना। दूसरा कारण हमारे सामने आता है अन्य भारतीय या हिंदू शासकों का सहयोग नहीं मिलना। तीसरा कारण हमारे सामने है तराइन के प्रथम युद्ध में भागती तुर्क सेना पर हमला नहीं करना। और चौथा कारण हमारे सामने है विवाह के बाद पृथ्वीराज द्वारा शासन कार्यों में अधिक ध्यान नहीं देना। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। उस हार के जो मुख्य कारण है वो चार कारण हमारे सामने हैं। पहला कारण है पृथ्वीराज चौहान द्वारा पड़ोसी राज्यों से शत्रुता रखना। हमने पहले ही जाना है कि शासक बनने के बाद में पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई। वो संपूर्ण भारत का शासक बनना चाहता था, सम्राट बनना चाहता था, जिसके चलते उसने पड़ोसी राज्यों से शत्रुता मोल ले ली। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो किसी भी पड़ोसी शासक ने या पड़ोसी राज्य ने पृथ्वीराज चौहान का इस युद्ध में साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। दूसरा कारण है अन्य भारतीय हिंदू शासकों का सहयोग नहीं मिलना। जब
बाहर का मुस्लिम शासक तुर्क शासक मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है, तो द्वितीय युद्ध में किसी भी अन्य भारतीय या हिंदू शासक ने पृथ्वीराज चौहान का सहयोग नहीं किया। सहयोग नहीं मिलने की वजह से भी उसकी सेना थोड़ी कमजोर हो गई और इस द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। तीसरा कारण है तराइन के प्रथम युद्ध में भागती हुई तुर्क सेना पर हमला नहीं करना। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की निर्णायक जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी जान बचाकर वापस काबुल भाग गया था। उस टाइम में तुर्क सेना अपने प्राण बचाकर भाग रही थी, तो पृथ्वीराज चौहान ने उदारता दिखाते हुए मोहम्मद गोरी की भागती हुई सेना का पीछे से वार नहीं किया। यदि प्रथम युद्ध में ही भागती हुई तुर्क सेना पर हमला करके उसको समाप्त कर दिया जाता तो द्वितीय युद्ध में तुर्क सेना वापस से नहीं आती और पृथ्वीराज चौहान को हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। चौथा कारण है विवाह के बाद पृथ्वीराज द्वारा शासन कार्यों में अधिक ध्यान नहीं देना। सहयोगिता से विवाह करने के बाद में पृथ्वीराज चौहान शासन कार्यों में कम ध्यान देने लगे। वो वासना और इच्छा के चलते अन्य कार्यों में उलझ के रह गए। शासन कार्यों और कूटनीति की तरफ उनका ज्यादा ध्यान नहीं रहा, जिनकी वजह से वो थोड़े कमजोर हो गए और उसी कमजोरी के चलते पृथ्वीराज चौहान का इस युद्ध में पराजय हुई, हार हुई। अब हम जानेंगे पृथ्वीराज चौहान की आखिरी जानकारी। पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन। पृथ्वीराज चौहान की अंतिम जानकारी है पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन, यानी पृथ्वीराज चौहान किस प्रकार के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान एक हिंदू सम्राट थे और अपने समय में संपूर्ण उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। एक वीर योद्धा और कुशल शासक होने के बावजूद पृथ्वीराज चौहान में कूटनीति और रणनीति का अभाव था, जिसके चलते ही वो अपने पड़ोसी राज्यों से सहयोग नहीं बना सके, उनसे मित्रता नहीं कर सके, जिनका परिणाम ये निकला कि तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में, तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इसके अलावा हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने एक समय में भारत के लगभग सभी राज्यों पर जीत हासिल कर ली थी। वो संपूर्ण भारत के शासक बन चुके थे। तो भारत के राज्यों को विजय करने पर उन्होंने स्वयं को उपाधि दी, स्वयं को उपाधि दी दलपुंगल। दलपुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। विश्व विजेता। भारत के बहुत सारे राज्यों को जीतने के बाद में पृथ्वीराज चौहान ने स्वयं को एक उपाधि दी थी। उस उपाधि का नाम है दलपुंगल। दलपुंगल का मतलब विश्व विजेता। तो दलपुंगल की उपाधि पृथ्वीराज चौहान ने स्वयं को दी थी भारतीय राज्यों को जीतने के बाद में। पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा और कुशल शासक होने के साथ साथ विद्वानों का आश्रयदाता और स्वयं एक बड़ा विद्वान था। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पृथ्वीराज चौहान विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे, जिनमें प्रमुख हैं चंद्रवरदाई,
जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम का ग्रंथ लिखा। दूसरे विद्वान थे जयानक, तीसरे विद्वान थे विश्वरूप आदि। तो पृथ्वीराज चौहान स्वयं भी एक बड़े विद्वान थे, विद्या अनुरागी थे और वो विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद्रवरदाई, जयानक, विश्वरूप और अन्य बड़े बड़े विद्वान और सेनापति रहते थे। पृथ्वीराज चौहान के जो प्रमुख सेनापति थे उनका नाम गोविंदराज था। गोविंदराज ने ही तराइन के प्रथम युद्ध में अपने तलवार से मोहम्मद गोरी को घायल किया था। तो विद्वानों के आश्रयदाता थे, इसलिए उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे, जिनमें चंद्रवरदाई, जयानक और विश्वरूप हैं। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नाम का ग्रंथ लिखा और जयानक ने पृथ्वीराज विजय नाम का ग्रंथ लिखा।